नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव के खिलाफ जासूसी कौन और क्यों कर रहा है, क्योंकि ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, तेजस्वी यादव ने खुद लगाया। सवाल ये उठता है कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कई पार्टियां जासूसी क्यों करवाती हैं, और खास करके तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकले हुए थे तो सीबीसीआईडी के लोग उनकी यात्रा में शामिल होकर के क्या दरियाफ्त करना चाहते थे, क्या पता करना चाहते थे। आखिरकार तेजस्वी यादव ने इस तरह की बात क्यों सार्वजनिक रूप से कही कि उनके खिलाफ जासूसी हो रही है। आखिरकार तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे जो बिहार की एजेंसी पता करना चाह रही थी। क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तमाम हरकतों की जानकारी रखना चाहते हैं, वो किस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको पता करना चाहते हैं, या तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को घेरने का कोई प्रयास छोड़ना नहीं चाहते। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज का दिन लालू परिवार के लिए और भी खराब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तेज प्रताप यादव का नाम अभी तक लैंड फॉर जॉब केस में नहीं आया था, लेकिन अब उन पर भी केस चलाने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। ऐसे में अब जेडीयू और तमाम विपक्षी पार्टियां ये कहना शुरू कर दी हैं कि अब तेजस्वी यादव विदेश नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे, और अब लालू यादव अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ दोनों बेटे जाएंगे। सवाल यह है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, बड़ी तेजी से चल रहा है, और 17 महीने में क्या कुछ किया गया है उसका श्रेय लेने की भी कोशिश तेजस्वी यादव द्वारा जोरदार तरीके से की जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि आपको लोगों के बीच में बोलना क्या है। लेकिन यह गंभीर मसला कि जासूसी मेरे खिलाफ की जा रही है, इसके कई मायने, और उस मायने को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ेंगे। हम सबसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। अब हमको नहीं पता हम घूम रहे कि नहीं, लेकिन हाँ बेचैनी तो बढ़ी हुई है, जासूसी तो पूरी चल रही है। दरभंगा के कार्यक्रम में तो बाकायदा सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोगों को भेजा गया, और ये क्लोज डोर मीटिंग हम लोग जो कर रहे हैं इसमें तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है लोगों का। पत्रकार के रूप में सीआईडी के लोग बैठे हुए थे। जब पूछा गया भाई पत्रकार हैं बाहर चले जाएं, तो बाद में वो जा नहीं रहा था। बाद में हमारे कार्यकर्ताओं ने बोला भाई कौन हो, तो आईडी दिखाया। यानी निगरानी तो अच्छे से चल रही है। काश ये निगरानी अपराधियों पे हुआ होता, भ्रष्टाचारियों पर हुआ होता। तो आपने सुना, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं निगरानी जोरदार तरीके से चल रही है, और काश ये निगरानी अपराधियों के खिलाफ होती, काश ये निगरानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होती, काश ये निगरानी उन अराजक तत्वों के खिलाफ होती जिनसे बिहार के लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जी हाँ, प्रवक्ता आरजेडी अरुण कुमार यादव हैं, राजीव रंजन जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जेडीयू प्रवक्ता। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आशुतोष हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। मैं सीधा सीधा राजीव रंजन जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, नीतीश कुमार का एक ब्रांड बना हुआ, ना फंसते हैं ना फंसाते हैं, इस तरह की बात कहते हैं, और जनता उन पर पिछले 2 दशक से तो भरोसा कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव कोई मीटिंग करते हैं और आपकी सरकार सीआईडी भेज देती है। तेजस्वी यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि ऐसी घटना घट रही है। इस तरह की बात तो दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में सुना जाता था कि फिनेंस मिनिस्ट्री में दूसरे मिनिस्टर ने कुछ जासूसी के लिए
प्लांट कर दिया। आपको याद होगा यूपीए के शासन में एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ जासूसी करते थे, लेकिन यह आरोप आप पे लग रहा है, इस आरोप में कितना दम है? देखिए, सबसे पहले बेबुनियाद आरोपों पर प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। इसके पहले भी फोन टैपिंग और जासूसी के कई आरोप तेजस्वी जी ने भी लगाए और पूरे देश में इंडिया के जितने नेता हैं अलग अलग राज्यों में वो केंद्र सरकार पर ऐसे आरोप लगाते रहे। अब ये आरोप एक बार फिर तेजस्वी जी ने लगाया है। दरअसल ये खिसकती हुई जमीन से उपजी हुई जो बौखलाहट है, जो हताशा है, ये उसका परिचय है। इसकी जरूरत क्यों आई? ऐसा क्या बचा है आरजेडी के पास? आरजेडी की जो सरकती हुई जमीन है, रसातल में जाना बिल्कुल तय है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तेजस्वी जी तो यात्रा भी एक चरण पूरा होने के तुरंत बाद बीच में छोड़कर विदेश जाने की तैयारी में लग गए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एक घटता हुआ जो एक जनता का जो भरोसा है, उसकी भरपाई के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए ऐसे बयान वो देते रहते हैं और बहुत ज्यादा तवज्जो ना हम देते हैं ना बिहार की जनता देती है। नहीं, पर विपक्ष के नेता हैं, सवाल यह उठता है कि सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं आज के टाइम पे। पर अरुण यादव जी, देखिए, आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आपके नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं, पर आपके नेता की तुलना कई बार राहुल गांधी से भी होती है। एक चरण की यात्रा पूरी नहीं होती, उनके विदेश जाने की बात होने लगती है। देखिए, अब इस तरह का भी आरोप लग रहा है। विपक्ष आपके ऊपर कह रहा है कि अब विदेश नहीं जाएंगे, जेल जाएंगे। तो क्या इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आप इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं? अरुण यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। लगता है अरुण कुमार यादव तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है, जासूसी, ये किस तरह की जासूसी हो सकती है? ठीक है, कई बार सुरक्षा में लोग होते हैं, कई बार जब बड़े नेता मूव करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश की एजेंसी लगी रहती है, बहुत कुछ जानना चाहती है कि आखिरकार सब कुछ सेफ है, सिक्योर्ड है, ये तो काम होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जासूसी की जा रही है, क्या तेजस्वी ये कहना चाहते हैं कि जेडीयू डरी हुई है? जिस तरीके से तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जेडीयू जानना चाहती है कि आखिरकार तेजस्वी यादव कौन सी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले? देखिए, ये 2-3 दिन पहले की घटना है और स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, सीआईडी के लोग अब नहीं होते, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है, सीआईडी को भी जिम्मेवारी दे दी गई है। वही स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं जो अनआर्म्ड होते हैं और उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जाइए और जहां धरना, जुलूस, प्रदर्शन या कोई पॉलिटिकल मीटिंग हो रही हो तो वो रहते हैं, वहां उनका प्रेजेंस होता है, ताकि कोई अराजक तत्व, कोई वैसे लोग जो उस सभा को कहीं से बाधित न कर दें, इस वजह से स्पेशल ब्रांच के लोग तो रहते ही हैं सिविल ड्रेस में। रह गई बात की जो दरभंगा की मीटिंग, जिस संवाद कार्यक्रम की तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, इनकी ही बातों में कंट्राडिक्शन। इन्होंने कहा कि मुझे लगा कि कुछ प्रेस के लोग हैं जो नोट कर रहे हैं और बाद में कुछ वो चित्र वगैरह खींचेंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन जब बहुत देर तक वो कुछ नोट करते रहे, तब हम लोगों को शक हुआ और पूछा गया तो उन्होंने अपना आई कार्ड दिखाया कि हम लोग स्पेशल ब्रांच के। खैर, अगर मीडिया को इजाजत थी उस संवाद कार्यक्रम में, तो फिर मीटिंग को हम नहीं कह सकते हैं कि वो मीटिंग प्राइवेट मीटिंग थी। फिर तो वो मीडिया को जब आपने अलाउ कर दिया तो मीटिंग तो सार्वजनिक हो गया। ठीक है, वो आपके चिन्हित कार्यकर्ताओं की ही मीटिंग थी। और अगर जिस तरह से जो लोग उस मीटिंग में भाग लिए थे, जो पहले बोल रहे थे कि हम लोगों को बजाते आई कार्ड इशू किया गया था, तो आई कार्ड के माध्यम से जब कार्यकर्ताओं की एंट्री दी जा रही थी
तो ये दो लोग कौन इंटर कर गए इनके कार्यक्रम में, संवाद कार्यक्रम में, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी उस संवाद कार्यक्रम के गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, वो दो लोगों को चिन्हित नहीं कर पाए। तो एक कंट्राडिक्शन लगता है। नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। देखिए यहां पर लड़ाई कई तरह की है। एक तो 17 महीने में क्या क्या काम किया गया उसके श्रेय लेने की भी लड़ाई है, और दरअसल इनकी यात्रा में इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की वजह से क्या कुछ हुआ है, जिसमें जातीय जनगणना, लाखों लोगों को नौकरी देने की बात कही जा रही है, और बहुत सारी बातें कि कैसे शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया, कैसे बहुत सारी चीजें, टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया गया, आईटी के लिए क्या किया गया। अरुण कुमार यादव जी, क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि मुद्दों की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जासूसी का आरोप लगा रहे हैं? देखिए पंकज जी, आपका ये जो सवाल है अपने आप में हंसी का पात्र है, और ये तो पूरा देश कह रहा है, देश का जनता में इस तरह का आवाज है, जन जन के गलियों गलियों में आवाज गूंज रहा है कि जनता की राजनीति, मुद्दों की राजनीति अगर कोई करता है इस देश में, वह तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल। आप लोगों ने तो खुद छाती पीट पीट कर कहा, हमारे डॉक्टर संजय जी बैठे हुए हैं, सारे बुद्धिजीवियों ने सराहना की कि हाँ मान गया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर जन सरोकार की राजनीति शुरुआत, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई की बात की, 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात की। आपने देखा उसका परिणाम? पर एक बात बताऊं आपको, आप नौकरी देने की बात करते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप है, और उस आरोप की वजह से आपके खिलाफ केस चल रहा है। आप जमीन के बदले नौकरी देते हैं, और इसमें तेज प्रताप यादव जी का भी नाम आया है। आज इस बात की भी चर्चा है। अरुण जी, जरा इसको भी गंभीरता से बताएं। नहीं, इसका भी हम जवाब दे देंगे। पहले जो आपका सवाल था, उस पर क्यों हमको मोड़ना चाहते? क्या देश दुनिया ने नहीं सराहा क्या कि पहली बार तेजस्वी यादव जी ने जन मुद्दों की राजनीति की? आज भी अगर कोई आरक्षण का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, भुखमरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, अगर कोई नौजवान इस देश में लड़ रहा है सड़क से लेकर सदन तक, उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव जी। क्या 17 महीने के शासन काल में, सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को नहीं दी? क्या 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया? क्या तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना नहीं कराया? क्या जाति आधारित गणना उपरांत आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया? दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए? क्या यह सच नहीं है कि बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, ताकि भविष्य में उस पर किसी तरह का संकट नहीं आए? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी ने एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत, चलिए आपने अपनी बात रख दी। अरुण जी फिर आएंगे, अभी समय है आपके पास, फिर आएंगे। मुझे लगता है राजीव रंजन जी इस बात का जवाब देंगे, और इस बात का जवाब इसलिए भी बनता है, मैं इसलिए भी इनसे पूछूंगा, और फिर आशुतोष कुमार भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जवाब देंगे। दरअसल राजीव रंजन जी, मैंने आपके कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का इंटरव्यू किया था, तकरीबन 40 मिनट का इंटरव्यू था, और पहली बार संजय झा ने ऑन कैमरा कहा था कि हम लोग महागठबंधन से, इंडिया अलायंस से बाहर इसलिए भी आए थे, एक बड़ा रीजन ये भी था कि हमारे नेता नीतीश कुमार चाहते थे कि जातीय जनगणना के मुद्दे को आप प्रायोरिटाइज करिए। जो जिन मुद्दों पर गठबंधन बन रहा था, उसमें जातीय जनगणना के मुद्दे पर इंडिया अलायंस के कई घटक दल तैयार नहीं हुए। मैं आपको बता, मैंने नाम भी पूछा, उन्होंने कहा देखिए ये बोलना ठीक नहीं होगा, ये
कुछ सारी बातें मीटिंग में होती है, लेकिन मैं दो बात आपको बता देना चाहता हूं। कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया और हम लोग के साथ लालू प्रसाद जी खड़े नहीं हुए। सवाल यह उठता है कि इंडिया अलायंस की मीटिंग में जातीय जनगणना के मुद्दे को बड़ा इशू बनाया जाए, उसमें लालू प्रसाद का साथ जेडीयू को नहीं मिला, नीतीश कुमार को नहीं मिला, कांग्रेस भी विड्रॉ कर गई। अब जातीय जनगणना की बात घूम घूम करके कह रही है आरजेडी की हमने कराया है। ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने कराया और एक्सिक्यूट भी कर दिया। ये ना तो कर्नाटक में करवा पाए हैं, ना पंजाब में करवा पाए हैं, और फिर भी कहते हैं कि बिहार में हमने करवाया है। देखिए, दरअसल अगर लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल के 15 वर्ष बिहार की जनता को याद अगर हो, तो पंचायती व्यवस्था में भी आरक्षण का फैसला ये नहीं लेता। दरअसल चूंकि आपने इस बात को कहा है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये सच है कि जातीय जनगणना, जिसे जातीय सर्वे के रूप में बिहार सरकार ने करा, ये पिछली एनडीए की सरकार के दौरान लिया गया फैसला है, और इस फैसले को अमली जामा पहनाने का श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। न केवल सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक हुए, उन आंकड़ों के आधार पर अनेक कालजयी योजनाओं का जन्म भी हुआ। और ये सच है कि संजय झा जी ने बिल्कुल सच कहा कि मुंबई बैठक में इंडिया के घटक दलों के समक्ष जनता दल यूनाइटेड की ओर से ये बात कही गई कि जातीय जनगणना का सवाल राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख मुद्दा के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। और कांग्रेस की जो हठधर्मिता थी और कांग्रेस के जो दोहरे मानदंड थे, और आरजेडी समेत टीएमसी भी इस सवाल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ थे, और अंततः ये इंडिया ने उस समय इस सवाल को बहुत प्रमुखता नहीं दी। ये एक बड़ा कारण था इंडिया से अलग होने। अब एक बात बिल्कुल साफ है कि नौकरियों का सवाल है, तो आज तो जो समन आज मिले हैं तेजस्वी जी को, लालू जी को और तेज प्रताप जी को, वो तो निसंदेह, आपने भी चर्चा की, वो तो नौकरियों के बदले ही जमीन लेने के लिए आए। दरअसल नौकरियों को लेकर के ये दावा पूरी तरह से फर्जी और झूठा है। नौकरियां, अगर आप एक श्रृंखला की अनेक कड़ियां देखें, तो बिहार के आधारभूत संरचना का अभूतपूर्व विस्तार, घर घर बिजली, हर घर पीने का पानी, न्याय के साथ विकास, जिन्हें भी आरक्षण की जरूरत थी, जिन्हें एक शैक्षिक विकास या कौशल विकास के प्रशिक्षण के जरिए शिक्षित किया जाना था, महादलितों के अनेक जातियों के लिए यहाँ बाजाबता मिशन बनाकर, महादलित मिशन बनाकर के काम किया गया, अति पिछड़े वर्ग का सृजन किया गया। तो ये निरंतरता में नौकरियां और रोजगार के जो अवसर हैं, उनको बिहार की जनता भी जानती है कि ऐसे बड़े फैसले नीतीश कुमार जी ही लेते हैं और लेते रहे, आगे भी आने वाले वर्षों में वो लेते रहे। अब शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। शिक्षा मंत्री जी क्या करते थे? शिक्षा मंत्री जी या तो सनातन को गालियां देते थे, या जिन्होंने रिफॉर्म्स को लेकर, सुधारों को लेकर एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया, नीतीश कुमार जी के निर्देश पर प्रधान सचिव के पाठक जी जो काम कर रहे थे, विभागीय मंत्री चंद्रशेखर का उनके साथ कभी उनकी बनी नहीं, और लगातार कार्यालय से अनुपस्थित रहते थे चंद्रशेखर। तो नौकरियां हो, शिक्षा व्यवस्था का सवाल हो, आरक्षण के बढ़ते दायरे का सवाल हो, या जातीय सर्वे का सवाल, कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल का कोई सवाल नहीं है, इन्हें कोई श्रेय नहीं मिल सकता है। और जनता बखूबी जानती है, इनकी पहचान है किस तरह से अपने परिवार का सशक्तिकरण हो, ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण पदों का बंदरबाट परिवार के अंदर हो सके, संसद और विधानसभा की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो परिवार में बटे, पार्टी के सांगठनिक पदों पर इनका कब्जा हो। इसके बाहर आम लोगों के कल्याण की न इन्होंने कभी परवाह की, न करते हैं और न आगे करें। ये बड़ी बात कह रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आज पढ़ रहा था,
इनफैक्ट डॉक्टर अजय आलोक ने एक बड़ी बात कही है। आशुतोष कुमार, मैं आना चाहूंगा। दरअसल अजय आलोक के इस बात की चर्चा मैंने भी बहुत जगह सुनी। दरअसल वो एक एपिसोड की चर्चा कर रहे थे जब लालू जी शासन में थे। एक डॉक्टर की गाड़ी चोरी होती है और उसके बारे में वो मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कही गई है। सवाल यह है कि अजय आलोक जो कहना चाह रहे हैं कि अपराध के मुद्दे पर ये किस मुंह से हमें घेरना चाहते हैं। आज के टाइम में अपराधी को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, सजा भी हो रही है, पर सवाल यह है कि पिछले कुछ महीनों से आशुतोष जी हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने अपराध को, कानून व्यवस्था को भी एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या आपको लगता है कि आरजेडी का ये नैरेटिव लोगों के बीच में चल पाएगा, सेट हो पाएगा? क्या लोग आरजेडी की इस बात पर विश्वास कर पाएंगे जो तेजस्वी यादव कहना चाह रहे हैं? आशुतोष कुमार जी, आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि जो राजनीति में अपराधीकरण का दौर शुरू हुआ था वो राजद की ही देन रही है, और राजद के शासन काल में ही बिहार में जिस तरीके से हम लोग ने राजनीति का जो अपराधीकरण देखा है, और खास तौर से आपको याद होगा जो सीवान जो जिला था और मोहम्मद शहाबुद्दीन के कई गुर्गे थे जिन्होंने बिहार में राजद पार्टी के समर्थन के बाद बिहार की जो स्थिति को बदली, और उस दौर में और भी कई ऐसे लीडर्स थे, दुलाल चंद्र यादव और बहुत सारे ऐसे नाम आपको निकल कर सामने आ जाएंगे। ये बातें आप प्रमुखता से देख सकते हैं कि जिस तरीके से केवल गाड़ी चोरी करने की ही बात नहीं थी, उस समय कई तरह की ऐसी घटनाएं हुई थी। आपने देखा होगा जब लालू परिवार में शादियां हुई थी तो जिस तरीके से शोरूम से गाड़ियां निकाल ली जाती थी और उनके पार्टी के लोगों का जो दबदबा होता था, जिस तरीके से जमीन हथियाने से लेकर के कई ऐसे इलाके थे जो नीतीश कुमार हर चुनावी मंच से लेकर के कई सामान्य जो पार्टी की गतिविधियां रहती है उसमें भी वो ये बात बोलने से नहीं चूकते हैं कि पहले का दौर क्या था, लोग शाम होने के बाद घरों से निकल नहीं पाते थे। तो राजनीति में जो अपराधीकरण का दौर हुआ 90 से जो 2000 का दौर रहा, उस दौर में आपको याद होगा कि बिहार में किस तरह के जातीय नरसंहार हुए, ये सब राजद की देन रही। कई बड़े बड़े सेनारी की घटनाएं हुई, दलितों पे भी कई तरह के अत्याचार हुए, सवर्णों को भी काटे गए। तो कुल मिलाकर जो राजद का ये शासन काल रहा, लालू प्रसाद यादव की पार्टी इस बात की जनक रही है कि उसने हमेशा जातीय उन्माद को बिहार में हवा दिया है और उसे बढ़ाने का काम किया है। और जो उनके नेता रहे उन्होंने खुलकर कई ऐसे बयान और कई ऐसी टिप्पणियां दी हैं जो अशोभनीय टिप्पणियां रही हैं। और जिस तरीके से आप अगर अपराध की बात करेंगे, एक डॉक्टर की जब गाड़ी चोरी हुई थी और वो जो किस्से पब्लिक डोमेन में है कि वो लालू प्रसाद यादव के घर जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी वहीं लगी हुई है और वो कहते हैं कि बच्चा सबको मिठाई खाने के लिए अपने अंदाज में कुछ दे दीजिए। तो ये बातें बहुत सुर्खियां बनी थी। और उस दौर में समाज का जो हर वर्ग है, अगर लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी या तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि हम समाज के जो है अंतिम पैदान के जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये अपराध के खिलाफ जो काउंटर नैरेटिव सेट करने की कोशिश है तेजस्वी यादव के द्वारा, वो किस हद तक सफल हो पाएगी इसमें मुझे शक है। क्योंकि ये बात सच है कि 90 के बाद, आप कह लीजिए 2000 के बाद भी जो पैदा हुए हैं उनके पास अब वोटिंग राइट्स है। पता नहीं वो उस बात को समझ पाएंगे या नहीं। और चूंकि तेजस्वी युवा हैं इसलिए ये बात अब बहुत तेज तरीके से, प्रमुखता से वो लोगों के बीच में रखते हैं कि नीतीश कुमार के शासन में अपराध किस तरीके से बढ़ा है। पर सवाल यह है अरुण कुमार यादव जी, जो जातीय जनगणना जो सबसे बड़ा मुद्दा आप बनाना चाहते हैं, अब तो यूपीए या आप कह लीजिए इंडिया अलायंस की मीटिंग में क्या कुछ हुआ था राजीव रंजन जी ने अभी सुना दिया। संजय झा जी ने मेरे साथ इंटरव्यू में साफ तौर पर पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताया था कि कैसे शरद पवार से लेकर के टीएमसी और सब लोग विड्रॉ कर रहे थे, कांग्रेस भी विड्रॉ करने लगी। हम सोचने लगे लालू जी हमारे साथ आएंगे, पर लालू जी भी नहीं आए, वो उनके साथ चले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब चुनाव में आप जातीय जनगणना को लेकर के बात करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपने जो मीटिंग में किया है वो बातें भी खुलेगी और ये साफ होगा कि यहां जातीय जनगणना हो पाया है तो उसकी वजह नीतीश कुमार है, ना कि तेजस्वी यादव? देखिए पंकज जी, आपके इन सवालों का जवाब देने के पहले मैं अभी जो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बैठे हैं
पक्षकार के रूप में बात रख रहे थे। 1990 से लेके 2000 की सिर्फ दौर की बात कर रहे थे, लेकिन 2005 से लेकर अभी 2024 की बात इनके मुंह पे दही जमा हुआ। चारों तरफ देख रहे हैं, हाहाकार मचा रहा है, आपराधिक घटनाएं सर पर चढ़ के तांडव मचा रहा है, सर पर चढ़ के आपराधिक यहाँ जो है तांडव मचा रहा है बिहार पर। उस पर एक लाइन इनके जुबान से, एक वर्ड नहीं निकली, जबकि 1990 से लेकर 2005 तक गरीबों का सरकार थी, वो सामाजिक न्याय की सरकार थी, और उस सरकार को अभी मंच पर बैठकर कोस रहे थे। पक्षकार कहिए, इसको पत्रकार नहीं कहिए। एक वर्ड नहीं अपने ये 18 साल का जो ये शासन काल है, जिस शासन काल में सृजन घोटाला से लेकर शौचालय घोटाला तक हुआ, मुजफ्फरपुर बालिका कांड से लेकर तरह तरह की बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, इस पर इसके मुंह जुबान से एक शब्द नहीं निकला। इनको शायद जानकारी नहीं है किस तरह के पत्रकार हैं। 1990 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको जानकारी होना चाहिए। और एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है, पढ़नी चाहिए इन लोगों को, पक्षकार को। ये जो भारतीय जनता पार्टी और देखिए, मुझे लगता है आप कई बार पक्षकार कह रहे हैं, वो दरअसल जर्नलिस्ट के साथ ये नहीं, आप अपनी बात बोल चुके हैं अरुण जी, आप अपनी बात बोल चुके हैं। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, एक शब्द सुना आपने। वर्तमान परिवेश में नीतीश जी की सरकार है, 17-18 साल से चौगोर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है। मैं वो सवाल कर लेता हूँ, राजीव जी हमारे साथ बैठे, मैं वो सवाल कर ले रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए पंकज जी, ऐसे नहीं चलेगा, सुनिए मेरी बात। जवाब अगर किया है तो सवालों का जवाब देने दीजिए, सवाल अगर उठाए तो मैं बताना चाहता हूँ। 1990 में आपराधिक रिकॉर्ड क्या बोल रहा था? एनसीआरबी का डाटा 1 लाख आबादी पर 144 थे आपराधिक घटनाएं, और 2005 में जब हमारी सरकार चली गई तो 1 लाख आबादी पर 122, मतलब 44 से नीचे गिराकर हमारी सरकार ने 122 पर हैंड ओवर किया था। अभी क्या है जानकारी है? 1 लाख आबादी पर 277 से अधिक, यानी 3 गुना के आसपास। और इसे मंगल राज कहते हैं ये लोग, निर्लज लोग। शर्म नहीं आती है? खुलेआम हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। राजधानी में सैकड़ों हत्याएं हो रही है, एक दर्जन रोज हत्याएं हो रही है। इसको सुशासन कहते हैं। देखिए, एक सेकंड, अरुण जी 17 महीने जब आप सरकार में थे तो आप भी सुशासन ही कह रहे थे। नीतीश कुमार को सबसे अनुभवी नेता आप ही बता रहे थे, ये बात आप ध्यान रखिए। और 2025 से 24 के बीच में आपने 2 बार नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई है, और आपने नीतीश कुमार को सबसे बेहतरीन और अनुभवी चीफ मिनिस्टर बताया है। मैं राजीव रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा, मैं डॉक्टर संजय कुमार आ रहा हूं आपके पास। राजीव रंजन जी, क्या जी पंकज जी, मुझे ये सेगमेंट करके मैं उठना भी चाहूंगा, इसलिए कि एक जरूरी डेवलपमेंट है, उस पर हम लोगों को पार्टी का स्टैंड भी तय करना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अभी बहुत सारी बातें अभी हुई है, कैबिनेट की मंजूरी। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मैं आरजेडी के प्रवक्ता को सुन रहा, देखिए बिहार का वो दौर जंगल राज, हाईकोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा ली, जो खून खराबे का वो मंजर, जिस तरह से गाड़ियों से बंदूक की नलियां निकली रहती थी, जिस तरह से इलाकाई जो छत्रपों का साम्राज्य था। अरे चिल्लाइए मत, चिल्लाने से यही। अरे अरुण जी, आप बोलने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आप बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। और पंकज जी, आपकी जवाबदेही है विमर्श की शालीनता बनाए रखना। जी हाँ, बिल्कुल। अरुण जी, एक पीसीआर जरा अरुण जी का साउंड वो करिए, पीसीआर। हाँ, बोलिए। पंकज जी, सबसे पहली बात तो यह है कि उस दौर की जो घटनाएं, किसी भी राज्य को ईश्वर न करे वो दिन देखने,
बिहार में कानून का शासन स्थापित हुआ और बिहार के अगर आंकड़ों को एनसीआरबी के ही नजरिए से देखें तो देश के सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के कुछ जो राज्य है उसमें से एक बिहार है। घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं। घटनाओं के बाद कम से कम फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इसका निपटारा करें, ये बिहार में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। यहाँ अपराधियों की जगह जेल है और जेल के शिकंजों के पीछे भेजने के लिए जो भी राज्य की पुलिस को करना होता है उस पर सीधी निगरानी राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की है। वो विधिवत मॉनिटरिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हैं। इसलिए बिहार बदल गया है। इस बदले हुए बिहार में जो उस दौर की बर्बर और लोमहर्षक यादें उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं। हमें आगे बढ़ना है और जनता ने बार बार आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद की जो भावना है उसके अनुरूप बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। चलिए, आपने अपनी बात कह दी। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा सीधा सा चीज सामने नजर आता है और वो ये है कि जो श्रेय लेने का होड़ है, आप देखिए 9 पॉइंट्स ये गिना रहे हैं और ये कहते हैं कि 17 महीने में हमने किया। बिहार जानता है, बिहार मानता है। चलिए ठीक है, हर पार्टी का ये राइट्स है, वो अपने काम को बढ़ा चढ़ा करके बताती है, जनता का विश्वास जीतना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि जातीय जनगणना का श्रेय नीतीश कुमार को मिलेगा या तेजस्वी यादव को मिलेगा, पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये कि इन्होंने जो एक नैरेटिव सेट किया है कि नौकरी मेरी वजह से लाखों नौकरी लोगों को मिली है, बिहार के लोगों को मिली है, ये क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलेगा या तेजस्वी यादव को मिलेगा। तीसरी बड़ी बात कि अपराध पर ये नीतीश कुमार को घेरना चाहते हैं और घेर रहे हैं, बकायदा ट्वीट एक्स पर लिख रहे हैं। अरुण कुमार यादव जी भी बोल रहे हैं और फेयर एनफ विपक्ष में हैं तो ये बोलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लोगों के बीच ये नैरेटिव सेट हो पाएगा क्या, जिस बात को लेकर के ये खुद जब नियुक्तियां बांटी जा रही थी तो खुद तेजस्वी यादव गांधी मैदान में खड़े होकर के कह रहे थे कि देखिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करिए, ये नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, अपने वादों को पूरा कर रहे हैं और जेडीयू अब उसी वीडियो क्लिप को सामने ला रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब कहेंगे कि ये नीतीश कुमार ने नहीं मैंने किया है, तो सवाल यह है कि जनता इसको मानेगी क्या? देखिए 2020 के चुनाव में एक नैरेटिव तो आरजेडी ने बनाई थी या इंडिया गठबंधन ने, और तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे अगर मेरी सरकार बनी। ठीक है, वो एनडीए ने भी कहा कि नहीं, अगर वो 10 लाख नौकरी देंगे तो हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो जो नैरेटिव बनाने की बात आप कर रहे हैं, नैरेटिव तो तेजस्वी जी ने बनाया है। इस सच को स्वीकार करना होगा, लोग पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नैरेटिव, नौकरी की नैरेटिव तेजस्वी जी ने बनाई है बिहार में, इस सच्चाई को तो लोग समझता है, स्वीकार भी करता है। रह गई बात कि जब ये गठबंधन की सरकार में आए तो माना जा रहा है ठीक है, सूबे के मुखिया हैं नीतीश कुमार, नौकरी तो वही देंगे, नियुक्ति पत्र वही बांटेंगे। लेकिन क्या तेजस्वी जी का दबाव, तेजस्वी जी का प्रभाव का कोई असर उस नौकरी पर नहीं था? इसके पहले भी तो क्या वो रिक्तियां भरी गई थी? क्या रिक्तियां तो थी ही, लेकिन माना ऐसा जाता है, एक परसेप्शन जरूर बिहार में बना है कि वो नियुक्तियों को भरने के लिए तेजस्वी जी का दबाव का भी काम आया। और स्वाभाविक है कि वो पार्टी क्रेडिट लेती है। वो कहते हैं, वो कहाँ कह रहे हैं कि मैंने नियुक्ति पत्र बांटी, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, ये नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटी, मैं उनको श्रेय देता हूँ। लेकिन किस दबाव में, किस कंडीशंस में, किस स्थिति में उन्होंने बांटी, और ये नैरेटिव तो मेरा था, तो वो तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक को मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। लेकिन नैरेटिव नौकरी का तेजस्वी यादव ने बनाया, इस सच्चाई को तो स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी बिहार के लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। ठीक है, वो रिक्तियां थी और रिक्तियां भरी गई, और जिस तेजी से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन चूंकि नोडल एजेंसी थी, उसके माध्यम से लगातार
लगातार रिक्तियों के लिए एक एडवर्टीजमेंट दे करके तुरंत परीक्षा और तुरंत परिणाम, ये तो एक रिकॉर्ड है। मैं मानूंगा कि ठीक है, सरकार जिनकी भी होती है, उस गठबंधन की ही सरकार थी, गठबंधन को ही श्रेय दिया जाए। हम इसको पार्टी में बांट करके नहीं देखना चाहते हैं कि वो सरकार नीतीश कुमार की सरकार वो चलिए डॉक्टर संजय, ये सारी बातें ठीक है, श्रेय लेने का होड़ पॉलिटिकल पार्टीज में होती हैं, सब ये कहना चाहती है ये मैंने किया, ताकि जनता उन पर भरोसा कर सके। और इसमें कई सारे पॉइंट्स जो इन्होंने लिखे हैं, जिसका माखौल जेडीयू बनाती है, कहती है ये सारे काम नीतीश कुमार हमारी सरकार द्वारा की गई है, ये तो सिर्फ अराजकता फैलाते थे, जंगल राज इनके टाइम में था, तमाम तरह की बातें करते हैं। पर फिर से उस पॉइंट पे आते हैं, ये जो जासूसी वाली बात है, जो कह रहे हैं कि कैसे जासूसी हो रही है, जासूसी का पर्पस क्या दिखाई पड़ता है? आपकी नजर में जासूसी क्यों हो रही थी? यह सवाल मैं अरुण यादव जी से भी पूछूंगा। डॉक्टर संजय, आपको लगता है कि वाकई नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे होंगे, जहां ये सैकड़ों कार्यकर्ता से मिल रहे होंगे, भले ही एक हॉल में मिल रहे होंगे, तो जासूसी किस तरह की हो रही होगी और किस मकसद से हो रही होगी? मैंने तो शुरू में ही कहा कि जासूसी वाली बात अपने आप में कंट्राडिक्टरी है। जब आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया मैन उनको समझ रहा था जो लोग कुछ नोट कर रहे थे, इसका मतलब है कि मीडिया को इजाजत थी उस हॉल में बैठने की। और जब मीडिया वहां बैठ सकती है तो स्पेशल ब्रांच के लोग भी बैठ सकते हैं, और उनको इजाजत इस बात की होती है। सरकार कोई पार्टी की नहीं होती है, सरकार राज्य की होती है, राष्ट्र की होती है। और उसमें ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, अगर उनकी सभा में दो अराजक तत्व, दो बैड एलिमेंट्स घुस जाएंगे, इसकी भी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की होती है कि क्या आपके खुफिया तंत्र कुछ नहीं कर रहे थे, स्पेशल ब्रांच के लोग जाकर के सो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो इस वजह से भी नजर रखे होंगे कि अगर इनकी संवाद का कार्यक्रम भी चल रहा है तो शांतिपूर्वक चले। मैं जासूसी को इस रूप में नहीं देखता हूँ। हाँ, अगर कुछ वैसी गोपनीय बातें हो रही होंगी जिसमें केवल पार्टी के अधिकृत लोगों को ही इजाजत थी, तो फिर तो मैं मानता हूं कि जिनको भी उस दरभंगा की मीटिंग की जिम्मेवारी दी गई होगी, वो उस अनजान व्यक्ति से जाके पूछते कि भाई आपकी तो यहाँ जरूरत है नहीं, क्या पार्टी ने आपको कोई कार्ड दिया है, या उन्होंने कार्ड दिखा भी दिया कि मैं स्पेशल ब्रांच का हूं, तो वो कहते कि आप बाहर जाइए, ये हम लोगों की व्यक्तिगत मीटिंग है और रणनीति पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपकी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं है। तो जो आयोजक थे, क्या उन्होंने उनको चिन्हित किया? ये तो तेजस्वी जी कह रहे हैं ना कि मैंने देखा कि मीडिया के लोगों के जाने के बाद भी वो नोट कर रहे हैं, तब मुझे शक हुआ, और तब जब शक हुआ तब मैंने कहा कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है। अब वो जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे नहीं थे, किनको कार्ड दिखाया गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तेजस्वी आपने अपनी पूरी बात रख दी। आशुतोष, ये बताइए कि जासूसी का मकसद आपके हिसाब से क्या हुआ होगा? क्यों जासूसी स्पेशल ब्रांच के लोग कर रहे होंगे? कि क्या ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उसका काउंटर नैरेटिव तैयार किया जाएगा, काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार किया जाएगा? आखिरकार तेजस्वी आभार यात्रा कर रहे हैं, उसमें स्पेशल सीआईडी के लोग क्यों पहुंचे होंगे? अनम्यूट करिए। तेजस्वी यादव खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार पर कांग्रेस भी आरोप लगा रही थी कि उनके नेताओं की फोन टैपिंग हो रही है। इस तरीके से तेजस्वी यादव खुद को यह साबित करने में लगे हुए हैं कि अगले चुनाव में जो बिहार में एनडीए कुनबा है वो उनसे काफ़ी डरा हुआ है, उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ गई है, युवाओं के बीच में उनका क्रेज है, और जिस तरीके से वो अभी बिहार भ्रमण पर निकले हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष में बेचैनी है। बस इन्हीं बातों को लेकर वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव को लेकर किसी तरह की आप कह सकते हैं सरकार को उनकी कोई खुफिया तंत्र से जांच करवानी होगी या उनके पीछे निगरानी रखनी होगी, तो आखिर
इस सभा में ऐसा क्या हो रहा है जो वो ऐसी बातें करेंगे। और इनकी एक गोपनीय मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में इनकी जिम्मेदारी होगी कि इनके लोग वहां पर कौन आ रहे हैं। और खास तौर से मैं आपको बता दूं, जब तेजस्वी यादव कहीं भी बैठते हैं या उठते हैं या उनसे मिलना काफी मुश्किल होता है। आप आसानी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात नहीं कर सकते हैं। वो कभी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ नहीं रहते हैं, या किसी पब्लिक प्लेस पर भी जाते हैं तो जिस तरीके से वो लोगों से घिरे रहते हैं, उनके सुरक्षाकर्मी घिरे रहते हैं, उनसे मिलना वो इतना आसान बात नहीं होता है। वो खुद को राहुल गांधी से कम नहीं समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बिहार में अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए हैं, और डिप्टी सीएम बने हैं तो किसी की कृपा से बने हैं और जोर तोड़ की राजनीति करके बने हैं। तो मैं ये बात कतई नहीं मान सकता हूं कि तेजस्वी यादव जहां पर बैठे होंगे अपने पार्टी के लोगों के साथ एक गोपनीय बैठक कर रहे होंगे। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि वो वहां पर कोई उनकी सरकारी कर्मचारी आकर उनकी खुफिया जो है जानकारी लेंगे और उनके खिलाफ जासूसी करेंगे। ये खुद को बहुत बड़ा बनाए रखने के लिए और खुद को अव्वल दर्जे पर साबित करने के लिए एक निहायत ही हास्यास्पद बयान है। जी चलिए, मुझे लगता है इस बात का बेहतर जवाब जो है वो अरुण यादव दे पाएंगे कि आखिरकार उनके नेता ने ये आरोप क्यों लगाया, और अगर नीतीश कुमार उनके खिलाफ जासूसी करवा रहे थे तो नीतीश कुमार का मकसद क्या रहा होगा। अरुण यादव जी, आपकी पार्टी क्या मानती है? पंकज जी, हमें तो हंसी आ रही थी आशुतोष जी जो बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव जी इतना सेक्रेट रहते हैं, बहुत कम मिलते जुलते हैं, राहुल गांधी जी से भी बहुत टाइट ये है। शायद इनको जानकारी ही नहीं है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में। बिहार में इकलौता ओवरऑल जितने लीडर हैं, मुख्यमंत्री से लेके डिप्टी सीएम या फिर ओवरऑल टोटल, उसमें से इकलौता तेजस्वी यादव जी हैं। पटना में रहते हैं तो पर डे 500 आदमी से मिलते हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ रहता है। शायद इनको जानकारी जुटानी चाहिए। हंसेगा दर्शक इस तरह की बातें सुन। और आप देखिए जनता दर्शन संवाद कार्यक्रम में भी अलग अलग तरीके से बुद्धिजीवियों से मिलने का काम किया, पत्रकारों से मिलने, टोली बना बना जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे या क्षेत्र के बुद्धिजीवी थे, सब अलग अलग तरीके से वो मिले। वो सोशल मीडिया पे टोटल फोटो वायरल है, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे ट्विटर से जारी किया। इनको आशुतोष जी को देखना चाहिए और वहां से ज्ञान लेना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी की जो सक्रियता है, एक्टिविटी है कार्यकर्ताओं के बीच, आम लोगों के बीच क्या है। शायद इनको समझदारी नहीं है उतना, या तुलना करना चाहिए। हाँ, ये बातें जो बोल रहे थे, मुख्यमंत्री जी नहीं किसी से मिलते, वो तो मुख्यमंत्री जी एमएलए एमपी से भी नहीं मिलते। आम कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, डिप्टी सीएम दो है भारतीय जनता पार्टी। अरे तो ये अरुण यादव जी, अरुण यादव, पंकज जी, अरुण यादव जी, नहीं आप ही का बात सुन। एक सवाल और मेरा, एक सवाल ले लीजिए कि राहुल गांधी की तरह ही तेजस्वी यादव यात्रा कुछ दिनों की करते हैं फिर विदेश जाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से आए थे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये विपक्ष के शब्द हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। सुनिए, विपक्ष की तो बेचैनी दिख रही है कि तेजस्वी यादव 34 साल का नौजवान 2020 के बिहार विधानसभा में अकेले दम पे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को पानी पिला दिया। एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,000 वोट महागठबंधन को कम आया। 6-7 एमएलए होते तो आज बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। शासनादेश के बल पे महागठबंधन के 2 दर्जन उम्मीदवार को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने हराने का काम किया। ये पब्लिक डोमेन में है। ये है तेजस्वी यादव जी। पिछले दिनों जन विश्वास यात्रा 3500 किलोमीटर की यात्रा की। बिहार ने देखा, देश ने देखा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में उनको सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए छात्र, नौजवान, महिलाएं सड़क पर उमड़ती थी भीड़। मोबाइल के लाइट में उनको देखते थे, सुनते थे। ये कहने की जरूरत है क्या? किसी कौन नहीं जानता। आपने देखा अभी 4 दिन का जो यात्रा, 2-2 दिन हर प्रत्येक जिले में वो रहने का काम किए। वो अपनी बात कहने के लिए नहीं गए थे, वो कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए गए थे। ये एक्सेप्शन है पूरे देश में। ये जो एक कार्यक्रम नेताजी हमारे तेजस्वी यादव जी ने जो किया, ऐसा सुने जनता कार्यकर्ता के बीच। खुद बिहार की राजनीति में एक एग्जाम्पल दे दीजिए।
नीतीश कुमार जी भी पलटी मार के लगातार यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यकर्ता के दरवाजे पे पहुंचा हो, जिला पहुंचा हो, जिला से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुना हो। ये बताइए, ये एक्सेप्शन है 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव, तब तो पूरे देश में डंका बज रही। चलिए आप लेकिन आप एक बात का जवाब नहीं दे रहे। जासूसी आपके खिलाफ क्यों हो रही है? जासूसी क्यों हो रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, धैर्य से सुनिए, एक एक सवाल का जवाब दूं। इसलिए वो गुप्त मीटिंग थी, रणनीतियां बन रही थी, सरकार के सारे खामियां सामने आ रहे थे, संगठन के मजबूती को लेकर भी मंथन हो रहा था। क्या कर रहा था स्पेशल ब्रांच का लोग, सीआईडी क्या कर रहा था वहां, जबकि कॉमन मीटिंग नहीं था, आम सभा नहीं था, जनसभा नहीं था। क्या कर रहा था वहां? इसलिए गया था, वहां की जो रणनीति थी, हमारी जो नीति बन रही थी, क्या खुल के आ रहे थे, वह यू लेने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए। सरकार डरी है, सहमी है। अब अभी सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक संजय जी, ऐसे विश्लेषक बहुत कम होते हैं जिसमें मद्दा होती है सच को सच कहने। इन्होंने सही रखा, परसेप्शन तो डेवलप तेजस्वी यादव जी ने कहा, किया, रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात, 10 लाख सरकारी नौकरी देने की जब बात कही तेजस्वी यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था। चलिए आप ये इसका रिपीटेशन हो रहा है। डॉक्टर संजय ये बताइए कि आज कोर्ट के आदेश के बाद जब ये बात भी आ गई कि तेज प्रताप यादव पर भी मुकदमा चलाया जाए लैंड फॉर जॉब मामले के केस में, तो आपको लगता है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद, जो कि ये बार बार ईडी पर आरोप लगाते थे, कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपको लग रहा है कि लालू जी के साथ साथ उनके दोनों बेटे भी गिर रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है, ये तो मामला सब जुडिस है और न्यायालय का मामला है, तो निश्चित रूप से न्यायालय कोई भी आदेश अगर पारित करती है तो वो एविडेंस के आधार पर पारित करती है। तो न्यायालय में एविडेंस मिला होगा इनके खिलाफ भी, तो स्वाभाविक है कि न्यायालय में जब एविडेंस मिला होगा तभी तो इस तरह का सम्मन उन्होंने जारी की होगी। तो इस सच्चाई को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि बिल्कुल अगर लालू प्रसाद जी किसी भी तरह से केस में इन्वॉल्व थे और इनके दोनों बेटे, एक बेटे तो नाबालिग ही थे या शायद दोनों नाबालिग रहे होंगे, और इन बेटों तक आंच अगर पहुंची है तो मैं मानता हूं कि पिता का कभी पुत्र को लाभ भी होता है, पिता का कभी घाटा भी होता है। अब ये तो इनके जो वकील हैं वो कोर्ट में अपने पक्ष को रखेंगे, सच्चाई इसमें कितनी है, या कोर्ट इसको सुनेगी जब ट्रायल में केस होगा, केस में जब ट्रायल में जब बहस होगी कि वो जो एविडेंस है वो एविडेंस साक्ष्य से कितने मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है जो आपके सवाल है कि लालू प्रसाद जी के जो एक बेटे थे बड़े तेज प्रताप जी, उनको माना जा रहा था कि वो इस से बाहर है। आज जो समन जारी हुआ उसमें तेज प्रताप जी को भी शामिल कर लिया गया। तो मामला सब जुडिस है और कोर्ट का जो मामला होता है उस पर बहुत एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, तेज प्रताप जी भी अगर उसके घेरे में आ गए हैं तो अब ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, ट्रायल के बाद चीजें। चलिए, न्यायिक प्रक्रिया है, ये बात मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आशुतोष आए और इस पर जवाब दें। ये मुद्दा इसलिए बहुत अहम हो जाता है, आशुतोष अगर आप सुन रहे होंगे मुझे, कि एक तरफ ये नौकरियां बांटने का क्रेडिट लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ फिर से इन पर आरोप लगेगा कि नौकरी के बदले ये जमीन लेते हैं, और जिस कंपनी के द्वारा ये नौकरी दे रहे थे उस कंपनी में इनके बेटे अमुक अमुक पद पर थे, तो नौकरी लो जमीन दो। इस तरह की बात अब फिर से प्रमुखता से आरजेडी के विरोध में जितनी पार्टियां हैं वो लोगों के बीच में उठाएगी और कहेगी कि लालू प्रसाद ही नहीं, इनके दोनों बेटे इसमें शामिल थे। जी आशुतोष जी। जी मैं सुन रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से ये आरोप उन पर लगा है
वो कहेंगे, वो अक्सर अपने ऊपर लगे हर आरोप को कहते हैं कि ये सरकार की गलत मंशा है और सरकार उनको घेरना चाहती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनसे डरती है। तो निश्चित तौर पर वो फिर ये कहेंगे कि ये आरोप जो झूठा लगा है, परिवार को फंसाया जा रहा है और अक्सर पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन जैसा अभी डॉक्टर संजय जी बता रहे थे कि जो कोर्ट का फैसला होता है वो बहुत ही साक्ष्य पर निर्भर करता है और जो एविडेंस होता है उसके तहत ये कहा जाता है, और जो बातें पब्लिक डोमेन में है और जिस तरीके से इस बात को लेकर जो वहां पर केस फाइल किया गया है उसमें ये बातें कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में है, तभी समन जारी किया जाता है, यूं ही नहीं किसी को समन जारी कर दिया जाता है। और तेज प्रताप यादव इस जांच से दूर थे, अब उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर लालू राबड़ी परिवार अक्सर ये कहती है कि सरकार उन्हें फंसाने के लिए अपने जो है तंत्रों का गलत उपयोग कर रही है, एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से चारा घोटाला किया था और उन्होंने रेल मंत्रालय में भी जिस तरीके से अराजकता फैलाई है, ये उनकी कार्य शैली में शुमार है और बिहार ने उसे काफी भोगा है और बिहार उससे काफी पीछे गया है। चलिए, बिहार पीछे गया है, लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव भी ज़्यादा दूर है नहीं, और जिस तरीके से आज तेज प्रताप के खिलाफ भी केस दर्ज करने की बात कही गई है, तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा भी अब कुछ दिनों तक जरूर गूंजेगा और बिहार के चुनावी कैंपेन में ये भी सुनने को जोरदार तरीके से मिलेगा। बहरहाल, जासूसी का मकसद क्या था, आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने का होड़ किस तरीके से मचा हुआ है, और साथ ही साथ लालू प्रसाद के बड़े बेटे के खिलाफ भी मुकदमा चलाने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया है, ये तमाम मुद्दे बिहार की राजनीतिक फिजा में तैरती रहेंगी और निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का प्रयास करते रहेंगे। अरुण कुमार यादव जी आपका, आशुतोष कुमार जी आपका और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।